नक्षत्रों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नक्षत्र हैं क्या, और नक्षत्र हमें किस तरह की गाइडेंस देते हैं हमें हमारी पत्रिका को पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि नक्षत्र हैं क्या। 27 नक्षत्र हैं। अब नक्षत्र हैं कौन? नक्षत्र बेसिकली दक्ष की 27 कन्याएं हैं जिनका वर्ण चंद्रमा ने किया था, और चंद्रमा की ये 27 पत्नियां कह सकते हैं। जब चंद्रमा डेली एक नक्षत्र बदलता है तो डेली एक नक्षत्र में हो जाता है, इसका मतलब डेली अपनी एक पत्नी का वो वर्ण करता है। इसमें जो 16वां नक्षत्र है दैट इज रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, जिसमें चंद्रमा अपना 16 कलन संपूर्ण होता है जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा जो है डेली अपना नक्षत्र एक बदलता है। अब ये जो चंद्रमा है ये किसके अंडर आते हैं? चंद्रमा आते हैं भगवान शिव के अंडर। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व के मालिक हैं, वो ही इन नक्षत्रों को रूल करते हैं। तो जब भी हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें भगवान शिव को एक बार नमस्कार जरूर करना चाहिए। और आज महाशिवरात्रि है, तो आप लोगों ने जो मोटिवेट किया उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि आप लोगों ने मौका दिया अगेन तो नक्षत्रों को पढ़ने के लिए। अब ये जो नक्षत्र हैं ये 27 नक्षत्र हैं। अब इन 27 नक्षत्रों को हम सीरियल ऑर्डर में जब देखते हैं तो ये अश्विनी से शुरू होते हैं और अश्विनी से लेकर रेवती तक चलते हैं। मीन्स अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र एंड रेवती इज द 27th नक्षत्र। तो हम यहां 27 नक्षत्रों को लेते हैं, बट इन 27 नक्षत्रों को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं। 9 डिफरेंट कैटेगरीज में। जो वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन्हें हम बोलते हैं नव तारा। उनको हम 9 अलग अलग ताराओं में बांट देते हैं। तो वो जो जब 9 ताराओं में हम उसको बांट देते हैं तो हर एक तारा में 9 जो हमारे 27 नक्षत्र हैं वो तीन तीन नक्षत्र आ जाते हैं। यानी कि एक तारा में 3 नक्षत्र आ गए तो 9 ताराओं में 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 नक्षत्र आ जाते हैं। तो ये जो नवतारा पद्धति है जिसको हम टेक्निक को पढ़ने जा रहे हैं, ये टेक्निक एक कुंजी है, एक की है हमारे बहुत सारे आंसर्स की, जिसको हम अपने ऑस्पिशियस डे को निकालने में भी लगा सकते हैं, जिसको हम अपनी कुंडली में दशा एनालिसिस पे भी लगा सकते हैं, जिसको हम अपने रिलेटिव से कैसे संबंध है और क्यों है उसको देखने में भी लगा सकते हैं। इसी पद्धति को हम फर्दर वास्तु के अंदर भी लगा सकते हैं, वास्तु की एक्टिवेशन कैसे की जा सकती है, एंड सो मेनी एप्लीकेशंस। बट एज फार एज कंसर्न हमारा टाइम शॉर्ट है और ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो इसके अंदर हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमारे डेली रूटीन में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो नव तारा है ये 9 तारा है कौन से। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप उस स्क्रीन पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। तो यहां से अगर आप देखेंगे, दिस इज द नक्षत्रा सीरीज। अब ये नक्षत्रा सीरीज जो है ये एक उस सिस्टमेटिक मैनर में नहीं है, ये उस मैनर में है जो एक रैंडमली लिया हुआ, कुछ भी समझ लीजिए अभी आप। तो यहां पर ये 27 नक्षत्र हैं, 1 2 3 इस तरह से लिखते हुए 27 नक्षत्रास की ये लिस्ट है। अब जो हमारा पहला नक्षत्र है वो पहला नक्षत्र आता है हमारा अश्विनी नक्षत्र। दिस इज द फर्स्ट वन नक्षत्र। लेकिन इन नक्षत्रों को हमने इन ताराओं में, ये जो 9 तारा हैं इनमें बांट रखा। फर्स्ट इज जन्म तारा। जन्म तारा का मतलब है, जैसा इसका नाम है, कि जिस समय हमारा जन्म हुआ, चंद्रमा उस समय एक पर्टिकुलर नक्षत्र में था, उस नक्षत्र का नाम था अनुराधा, तो वो हो गया हमारा जन्म नक्षत्र। अब आप सपोज कर लीजिए ये किसी पर्सन एक्स की कुंडली है जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ था, तो उसने अनुराधा नक्षत्र को जन्म में लिख दिया और उसके बाद जो सिमेट्री मैनर उसका चल रहा था उस सिमेट्रिक मैनर को उसने लिखना शुरू कर दिया। अनुराधा के बाद ज्येष्ठा, देन मूला, देन पूर्वाषाढ़ा, देन उत्तराषाढ़ा, देन श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। ये 9 के बाद देन हम वापस जन्म नक्षत्र में आ गए। 10th नक्षत्र अगेन हमारा जन्म तारा में आ जाएगा। 9 के बाद 10वां यहां से काउंट करेंगे, उत्तर भाद्रपद, रेवती,
अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगा, आर्द्रा, पुनर्वसु। देन अगेन हम यहां आ जाएंगे 19th पे। पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति एंड विशाखा। ये सब जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट सॉरी जो नक्षत्र हैं, ये बट गए किस में? तारा में बट गए। अब जो ये व्यक्ति है पर्सन एक्स, जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, उसने अपने नक्षत्रा को एक टेबल के फॉर्म में बना लिया। वो टेबल कौन सी बनी? नवतारा टेबल बन गई, जिसमें उसका अनुराधा नक्षत्र जन्म बन गया। तो अनुराधा से 10वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, वो उसका जन्म नक्षत्र बन गया। देन उसके बाद पुष्य नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र बन गया। तो ये हो गया पहला जन्म नक्षत्र जिसमें जन्म हुआ। जन्म नक्षत्र से हम और क्या इस कैटेगरी में बताना चाहते हैं या समझ सकते हैं? यहां पर जो ये 9 डिफरेंट तारास लिखे हुए हैं, ये वाले, इन सबका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इन सबका एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। जन्म तारा में जो जो हमारे नक्षत्र आते हैं वो ऑस्पिशियस नहीं कहलाते, इट इज नॉट गुड फॉर अस। इसके बाद आता है संपत तारा। संपत तारा का मतलब दूसरा तारा। इसमें जो प्लैनेट्स आते, जो नक्षत्र आते हैं, जैसे जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, उससे सेकंड हुआ ज्येष्ठा। सपोज किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसका संपत तारा कौन बनेगा? भरणी। किसी का हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसका संपत तारा बनेगा चित्रा। चित्रा के आगे जो आएंगे वो बन जाएंगे। किसी का आर्द्रा में हुआ तो आर्द्रा से सेकंड हुआ पुनर्वसु, तो वो उसका संपत तारा बन जाएगा। क्लियर है? तो संपत का मतलब जैसे आप समझ रहे हो, संपत का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, संपत्ति देना। तो जो जो ये संपत तारा बनेगा और इसमें जो नक्षत्र आएंगे वो इस पर्सन एक्स के लिए ऑस्पिशियस वे में काम करें। वो इस व्यक्ति के लिए ऑस्पिशियस होंगे और फल देंगे। कौन से? अगर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करता है, कुछ संपत्ति रिलेटेड काम करता है, कुछ वेल्थ रिलेटेड काम करता है, तो ये नक्षत्र उसकी हेल्प करेंगे उस चीज को उसको पाने में। राइट? ऐसे ही तीसरा नक्षत्र आता है विपत्त। अनुराधा से जो भी तीसरा नक्षत्र बनेगा और इस विपत्त तारा की कैटेगरी में इसमें जो नक्षत्र आएंगे वो इस व्यक्ति के लिए विपत्त का काम करेंगे। विपत्त का मीन्स अ काइंड ऑफ विपत्ति, ऑब्स्टेकल। चौथा नक्षत्र जो तारा आता है दैट इज क्षेम तारा। अब क्षेम का मतलब यहां पे है, अगर आप लोगों ने पौराणिक कथाओं में कहीं पर सुना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कुशल क्षेम। कुशल क्षेम मीन्स किसी का अच्छा हालचाल पूछना, प्रॉस्पेरिटी। तो यहां पर क्षेम तारा इस पर्सन के लिए जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, जो इससे चौथा नक्षत्र बनेगा पूर्वाषाढ़ा, और इस कैटेगरी में भरणी, पूर्व फाल्गुनी, ये इस व्यक्ति के लिए क्षेम नक्षत्र होंगे। जब भी कोई व्यक्ति इन नक्षत्रों में अपना काम करेगा, कुछ भी ट्रेवलिंग करेगा या कुछ भी ऑस्पिशियस वर्क करने के लिए देखेगा, इसको चूज करेगा, तो उसको प्रॉस्पेरिटी मिलनी तय है। इस प्रकार अगर आगे देखें तो पांचवा तारा आता है प्रत्यारी। अब प्रत्यारी का मतलब अगर आप संस्कृत वर्ड में देखें या पुराने उसमें देखें तो प्रत्यारी का मतलब है एक तरह का सामने से प्रत्यार करना, किसी चीज को कंडेम्ड करना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज का विरोध करना। तो यहां पर अनुराधा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म हुआ है उससे पांचवा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी, ये उस व्यक्ति के लिए प्रत्यार का काम करेंगे। इस नक्षत्र में किया गया काम इस व्यक्ति के लिए ऑस्पिशियस नहीं है। इसके बाद आता है साधक, छठा तारा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। साधक तारा का मतलब है अचीवमेंट, समथिंग विच इज रिलेटेड टू साधना, किसी चीज को साधना, किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को सिद्ध करना। इफ somebody wants to do a मंत्र साधना, तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, उस व्यक्ति के लिए श्रावण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र उस साधना के लिए अनुकूल काम करेगा। दे आर द बेस्ट नक्षत्राज फॉर अनुराधा पर्सन, अनुराधा बॉर्न पर्सन, जो व्यक्ति साधना को सिद्ध करना चाहता है। कोई व्यक्ति कुछ लॉन्च करना चाहता है कि मैं इसको लॉन्च करके कुछ अचीव करना चाहता हूं,
उसको साधक तारा के लिए से बेस्ट तारा नहीं मिल सकता। तो उसको अपने जन्म से छठे तारा में देखना होगा, और उसके सामने जो कैटेगरीज में नक्षत्र आ रहे हैं उन ताराओं के दिनों में ये व्यक्ति वहां पर जाकर अपना काम सिद्ध कर सकता है। देन इसके बाद आता है वध तारा। इसको कई जगह बोला जाता है निधान, नैधन तारा। अब वध से मतलब है समथिंग विच इज डेंजरस टू यू, समथिंग विच इज नॉट ऑस्पिशियस टू यू। तो जब भी अनुराधा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का नक्षत्र धनिष्ठा आएगा, मृगा आएगा या चित्रा आएगा, उस दिन इस व्यक्ति के लिए वो ऑस्पिशियस डे नहीं है। इट इज नॉट अ फ्रूटफुल डे, इट इज नॉट एन ऑस्पिशियस डे टू डू समथिंग ऑस्पिशियस और समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी इवेंट के लिए ये तारा अच्छा नहीं है। फिर आता है मित्र तारा। मित्र का मतलब फ्रेंड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यहां पर ये कहानी बिल्कुल सही फिट होती है, हमने सब में क्लासेस में पढ़ा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये मित्र तारा। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का उससे आठवां तारा मित्र तारा में जो नक्षत्र हैं शतभिषा, आद्रा, स्वाति, ये इसके मित्र हैं। जब भी इन नक्षत्रों वाले दिन वो व्यक्ति काम करेगा, कुछ करने जाएगा, उसको सपोर्ट मिलेगी। कहां से? इन नक्षत्रों के द्वारा। नक्षत्रों के द्वारा मतलब एक डिवाइन ग्रेस मिलेगी, एक डिवाइन सपोर्ट मिलती है उसको, उसके काम को पूरा करने में प्रकृति हेल्प करती है। प्रकृति कहाँ है? प्रकृति भगवान शिव के पास है। बिकॉज भगवान शिव एंड प्रकृति यानी कि माता पार्वती, उन्होंने ही मिलकर इस सृष्टि को रचा है जो शिवलिंग के रूप में हम आज पूजने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है नाइन्थ तारा। नाइन्थ तारा इज मित्र तारा। मित्र तारा का मतलब है अति मित्र, सॉरी, अति मित्र मीन्स द बेस्ट फ्रेंड। अब आप लोगों ने अपनी क्लासेस में कहीं ना कहीं फ्रेंड में ऐसे लिखा था, बेस्ट फ्रेंड कैसे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट फलाना फलाना इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो जन्म तारा से नाइन्थ बनेगा। अब किसी व्यक्ति का अगर अश्विनी में जन्म हुआ है तो अश्विनी से जो नाइन्थ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अश्लेषा इज अति मित्र तारा फॉर द पर्सन हु बॉर्न इन अश्विनी नक्षत्र। तो ये जो अति मित्र है, ये अति मित्र का मतलब है ये अपनी पूरी जी जान से सपोर्ट करेगा इस व्यक्ति के इवेंट को पूरा करने में, इसको सपोर्ट करने में, इसके काम को पूरा करने में। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दीज 27 नक्षत्रास एंड द, जो हम बोलते हैं नव तारा पद्धति सिस्टम। अब इन सब नक्षत्रों का एक लॉर्ड है, एक प्लेनेट है। हम 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं, सन, मून, वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। ये सब 9 प्लेनेट हैं। इन सब 9 प्लेनेट्स को ड्यूटी दी गई है इन तीन तीन नक्षत्रों को संभालने की। जैसे अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र सैटर्न के अंडर आते हैं। मरकरी के अंडर आते हैं ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा। मूला, अश्विनी, मघा केतु के अंडर आते हैं। ऐसे ये सभी जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनके अंडर तीन तीन प्लैनेट्स, तीन तीन नक्षत्र आते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क एनीथिंग विच इज नॉट फॉलोड बाय यू और नॉट एक्सेप्टेबल बाय यू, प्लीज। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। अभी बहुत सिंपल बेसिक सी बात कर रहे हैं और बेसिक पे ही चलेंगे, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है। जब हम इन 9 ताराओं को पढ़ते हैं, इन 27 नक्षत्रों को जब हम इन 9 तारा में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इन 9 ताराओं के सामने 27 नक्षत्र आते हैं, और इन हर 27 नक्षत्र में एक प्लैनेट रूल करता है। हर 3 नक्षत्र को एक प्लैनेट रूल करता है। यही प्लैनेट हमारी कुंडली में 12 घरों में घूमता हुआ नजर आता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। ये 9 जो प्लैनेट हैं यही हमारे शत्रु बन के सामने आएंगे, यही हमारे मित्र बन के सामने आएंगे। तो ये जो सिस्टम है, जब आप इस सिस्टम को समझोगे कि तारा है क्या, तारा है जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, वध तारा, मित्र तारा एंड अति मित्र तारा।
इन सबको तीन तीन प्लैनेट्स दिए, तीन तीन नक्षत्र दिए गए हैं और उनका एक एक प्लैनेट बनाया गया। ये तो चीज बनती है यहां पे आगे। अब हमें इसका यूज कैसे करना है, अब हम चलेंगे इसकी टेक्निक्स पे कि हमारे पास इसकी टेक्निक क्या है, हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। इसकी टेक्निक्स, कई सारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे एवरी डे। हमारा जो अगला दिन है वो दिन कैसा जाएगा, हमने देखना है कि नेक्स्ट डे जो हम कल एक दिन चूज कर रहे हैं अपने लिए, क्या वो दिन हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ऑस्पिशियस है या नहीं। अब जैसे हमारा जन्म होता है एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, इसी तरह चंद्रमा हर रोज अपना नक्षत्र बदलता है। और हमारे गुरुजी कहते हैं इसी तरह से हमारा डेली एक जन्म होता है। जब चंद्रमा डेली जन्म लेगा, एक नए नक्षत्र में जाएगा, तो वो उस नक्षत्र की तरह ट्रीट करेगा हमें। हमारा मन की स्थिति जो है वो चंद्रमा से कंट्रोल होती है, तो हमारे मन के अंदर उस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो इसीलिए हमारा डेली एक जन्म होता है। अब सपोज हम पहली टेक्निक की बात करते हैं कि हमें यह देखना है कि अगला दिन हमारे लिए कैसा जाएगा, हाउ इट विल बी द डे, द नेक्स्ट डे, कि हमारा कैसा दिन है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। इसके लिए मैं आप लोगों से अगेन एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब आप इस स्क्रीन पे देखिए, इस स्क्रीन पे नवतारा इज अ टेबल इन विच 27 नक्षत्रास आर डिवाइडेड इनटू 9 डिफरेंट कैटेगरीज। Each category has its own significance. As per the names of the categories, these nakshatra will give results. अब आप यहां देखें तो जन्म तारा में 1, 10 और 19वां नक्षत्र आता है। यहां अश्विनी नक्षत्र जो है, ये देखिए, अभी ठीक है आई थिंक, इतना 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 ज्यादा हो जाता है बस। अश्विनी नक्षत्र इज द वेरी फर्स्ट नक्षत्र। यहां से देखें अश्विनी मगा मूला यूनिवर्सल है, ये कॉमन है, अभी किसी का जन्म कहाँ हुआ हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो यहां ये आते हैं जन्म तारा में। अब इसके आगे करेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ, इट इज नॉट अ गुड। संपत तारा में आते हैं दूसरा नक्षत्र, 11वां नक्षत्र, 20वां नक्षत्र, इट इज वेरी गुड। इसके बाद थर्ड आता है विपत तारा, वेरी बैड। तीसरा तारा, तीसरा नक्षत्र, 12वां नक्षत्र, 21वां नक्षत्र। क्षेम नक्षत्र में आते हैं चौथा, 13th एंड 22nd, वेरी गुड। प्रत्यारी में नॉट गुड। साधक वेरी गुड। वध तारा टोटली बैड है, टोटली बैड मीन्स टोटली बैड। मित्र गुड। अति मित्र वेरी गुड। अब आपने देखना यह है कि आज चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। सपोज somebody is having the जन्म नक्षत्र इज अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, और आज अगर चंद्रमा कहीं पर गोचर कर रहा है तो उस नक्षत्र का नाम क्या है, हमें उस नक्षत्र का नाम देखना चाहिए सबसे पहले कि आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में चल रहा है। जब आप चंद्रमा के नक्षत्र को देखोगे तो चंद्रमा आज श्रावण नक्षत्र में चल रहा है। अब यहां से आप श्रावण को धनिष्ठा में। काउंट, हाँ जी, मैंने कहा धनिष्ठा में है इस वक्त। हाँ धनिष्ठा में 5:30 बजे आ गया ना। अगर हम आज सुबह की बात करें कि हमारा दिन कैसा जाएगा, तो एवरी डे सुबह 7 बजे 8 बजे जब आपकी आंख खुलती है अर्ली मॉर्निंग, आप देखिए कि वैसे तो 5:23 पे आ गया था, 1 घंटा पहले धनिष्ठा में आ गया था ये। शिवरात्रि तभी 2 दिन की चल रही है। तो अश्विनी नक्षत्र से जब आप धनिष्ठा को काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 23वें नक्षत्र में आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है और आज धनिष्ठा नक्षत्र में सुबह 7 बजे उठकर, मान लीजिए 6:15 का, 6:23 का टाइम है, ये सुबह AM लगा लीजिए, हम सुबह की क्लास कर रहे हैं, और आज का दिन कैसा जाएगा किस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है नक्षत्र टेबल। फिर हमने देखना है कि हमारा जन्म नक्षत्र क्या है, अश्विनी है तो अश्विनी को पकड़ लीजिए। आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, धनिष्ठा, मार्क कर लीजिए। अश्विनी से धनिष्ठा पे जाइए, इट इज 23। किस में आ रहा है वो, प्रत्यारी में, इट इज नॉट एट ऑल गुड। आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज के लिए अगर आप कोई ऑस्पिशियस डे काउंट कर रहे हैं या कुछ ऑस्पिशियस इवेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अन ऑस्पिशियस डे फॉर यू। आज आप वो काम ना कीजिए। अब धनिष्ठा के बाद अगर वो जाएगा नेक्स्ट डे
नेक्स्ट नक्षत्र में, तो आप अश्विनी से वो नक्षत्र काउंट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आज का दिन कैसा जाने वाला है। ये लाइन देखिए, है लिखा हुआ है, एवरी डे मून चेंजेस इट्स नक्षत्र। First, we have to mark our Janma Nakshatra, means the day we born, or our moon is in a particular nakshatra. That particular nakshatra is our Janma Nakshatra. From that nakshatra, person can make a fresh Navtara table. Now, every day you have to check the moment of moon nakshatra. Now, count that nakshatra from your Janma Nakshatra. You will get that particular result in that day. It will help you to choose an auspicious day for any specific work. This is how technique number one works in your daily routine life. भाई किसी ने बोला somebody is in a business and he or she wants to travel the next day for a meeting, and he or she is in a doubtful case कि क्या ये दिन मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा. You can just see the nakshatra of your chart and calculate कि अगले दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है. उस नक्षत्र में जाने के बाद आपको पता लगेगा कि वो दिन उसके लिए कैसा है, कौन से तारा में आ रहा है. 1 से लेकर 9 जिस तारा में आएगा वो दिन आपके लिए निर्धारित है, वो दिन आपके लिए एज इट इज काम करेगा. ये हुई हमारी फर्स्ट टेक्निक. हमने 6:03 पे सेशन स्टार्ट किया था, 6:05 पे बातचीत शुरू की थी. 20 मिनट में हमने एक टेक्निक को किया. मुश्किल है, आसान है, कर लेंगे. किसी को कोई डाउट है इस टेक्निक में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. सर एक डाउट है। हाँ जी कुछ बोलिए. इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते सेट करना, वो पर्टिकुलर डे पे हमें करने ही पड़ेंगे। जैसे आपने ये रोलिंग प्लैनेट का लिखा हुआ है, तो इनको अलाइन करके नहीं, हम इसमें समहाउ अलाइन नहीं कर इंटेंसिटी सकते. को कम किया जा सकता है। हम अलाइन नहीं कर सकते, हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. ये नवतारा पद्धति सीधी सी बात बोलती है. ओके। ये नवतारा पद्धति ये बोलती है अगर आप वो काम करने जा रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका. ठीक है जी. सर फिर हाँ जी. प्लैनेट और कलर का क्या रोल रहेगा? जैसे अभी टेबल में करेंगे, प्लैनेट अभी और करेंगे, कलर लिखा हुआ है, करेंगे उसका प्रभु क्या जी, रोल रहेगा? करेंगे. अरे करेंगे प्रभु, बोलने तो दो मुझे, ओके। तो पूरा करने दो. अभी जहां तक की है वहां तक तो पूछो सर. अगर वहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में देंगे ना, 10-15 मिनट में लेंगे वो चीज. ओके। लेकिन पहले अगर यस। इस टेक्निक में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज पूछिए अभी आप. इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जिनको भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनको सिर्फ ये 27 नक्षत्र बताने हैं और 9 प्लैनेट्स बताने हैं. अभी तो हमने सिर्फ मून को एज अ जन्म नक्षत्र लिया, और उसके बाद जो आज जो जिस नक्षत्र में चल रहा है हमने उसको यहाँ धनिष्ठा लिया. अगर यहाँ श्रावण लेते हैं हम, तो श्रावण कौन सा आता है? 22. तो क्या होता है आज का दिन? अच्छा होता है किसके लिए? जो व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है. अब अगर यहाँ पर किसी को डाउट है कि हमें ये नहीं पता कि हम कौन से जन्म नक्षत्र है हमारा, किस नक्षत्र में हम जन्मे हैं, तो आप एस्ट्रोसेज में या फिर दृक पंचांग में जाएंगे, तो वहां आप अपनी कुंडली डालेंगे, उसमें आपको पंचांग में चीजें नजर आ जाएंगी कि आपका नक्षत्र कौन सा है. इट इज वेरी इजी, एज सिंपल एज आर वर्डिंग्स. अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ. हम कहते हैं कि हमें अब देखना है कि एक, हाउ टू चेक फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ रिलेटिव. अब यहां रिलेटिव पर्सन का मीन्स ऐसे सोचिए कि एक व्यक्ति आपके पास आया, बोल रहा है जी मेरी बिटिया की कुंडली मैच कर दीजिए. मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं. व्यक्ति आया और उसने बोला कि मेरी बिटिया की कुंडली मैच कर दी. आपने उस कुंडली को मैच करना है. मैच करने की क्या चीज देखोगे? आप एस्ट्रोसेज खोलोगे, कुंडली मिलान में जाओगे, नेम डेट प्लेस डालोगे, नीचे देखोगे टोटल पॉइंट्स आ गए कितने आउट ऑफ 36, 25, 28, 30. ओके डन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यहां पर कुछ चीज और बताना चाहती है. वो ये बताना चाहती है कि फीमेल की कुंडली में एक फीमेल की कुंडली में जो मेल है, हस्बैंड है, वो कौन है? दैट इज मार्स. दैट इज मार्स. और एक मेल की कुंडली में जो उसकी वाइफ है, वुड बी वाइफ, और जो वाइफ है दैट इज वीनस. तो आपने ये देखना है मार्स और वीनस. अगर आप वीनस के चार्ट में देख रहे हो, यानी कि एक स्त्री के चार्ट में देख रहे हो कि उसका हस्बैंड कैसा होगा, तो आपको क्या देखना? आपको देखना है
कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। मैं आपको इसको शीट पे बना के समझाता हूं, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आपने देखना है इसमें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। किसका जन्म नक्षत्र, अगर आप किसी कन्या की कुंडली देख रहे हैं तो उसका जन्म नक्षत्र कौन सा है। सपोज उसका जन्म नक्षत्र है अनुराधा, बोल लीजिए। आपने देखना है कि इसका प्लेनेट कौन है, जैसे मैंने टेबल के आगे लिखा था सैटर्न। तो इसकी जो दशा है, जन्म नक्षत्र अनुराधा, इसकी दशा भी शुरू सैटर्न की हुई होगी सबसे पहले। इट इज अ थंब रूल, यूनिवर्सल रूल है। जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हो उसी प्लेनेट की सबसे पहली दशा शुरू होती है। उसके बाद आप उसका सीक्वेंस लिख लीजिए। सीक्वेंस कैसे चलेगा, सैटर्न के बाद कौन सी दशा आएगी, मरकरी, देन केतु, देन वीनस, देन सन, देन मून, देन मार्स, देन राहु, देन जुपिटर। बस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए। अब आप देखोगे कि जिससे हमने कुंडली मिलानी है, सपोज ये फीमेल की कुंडली है और मेल की कुंडली में आपने देखा उसका जन्म नक्षत्र कौन है। कोई भी जन्म नक्षत्र बोलिए जिसका प्लेनेट हमने यहां देखा था, यहां से शीट में से देख लेते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। सपोज वो मूला नक्षत्र में है, मूला नक्षत्र में पैदा हुआ जो मेल है, उसका जन्म नक्षत्र है मूल नक्षत्र, उसका प्लेनेट बनता है केतु। अब इसका सीक्वेंस लिख लीजिए, जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा वो केतु से होगा। केतु के आगे वीनस, वीनस के आगे सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब इस व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र हुआ सैटर्न, इसका हुआ केतु। अब हम चेक कर रहे हैं इस फीमेल की कुंडली में ये मेल कैसा होगा। आप यहां सबसे पहले देखिए केतु कहां पर आ रहा है, यहां पे 1 2 3 तीसरे में आ रहा है। फर्स्ट तारा कौन सा था, जन्म तारा। सेकंड तारा कौन सा था हमारा, संपत तारा। थर्ड तारा हमारा कौन सा था, एनीबडी हेल्प मी प्लीज, बता दीजिए कौन। विपत विपत तारा। विपत तारा। इस फीमेल के लिए हस्बैंड जो है वो विपत्ति क्रिएट करेगा। अब मेल चार्ट में देखिए, मेल चार्ट में हम इसका जन्म तारा कौन है, सैटर्न। इसके लिए सैटर्न क्या रोल प्ले कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां तारा इस मित्र तारा। ये फीमेल हमेशा सपोर्ट करते रहेगी इसको, लेकिन ये हमेशा इसको टोकता टाकता रहेगा। दिस इज द टेक्निक हाउ यू कैन मेक अ मैच मेकिंग। और ये सीधा बोल देंगे कि इसके लिए इसका हस्बैंड ये रहेगा और इसके लिए इसकी वाइफ ये काम करेगी। दिस इज 100% रिलायबल, 100% रिलायबल। काफी लोगों ने यूज किया होगा, तनुजी ने यूज किया होगा ऐसी चीजों को। अब जिनकी शादी हो गई वो क्या करे। वो वो किसी उस पंडित को ढूंढे जिसने कुंडली मिलाई थी। यही तो, आपको तो टेक्निक तुमने बहुत लेट बताई हमें। जब ईश्वर की कृपा हुई, आप लोगों ने जब जब सपोर्ट की तभी तो होगी ना। इससे पहले आप लोग सपोर्ट करते तो मैं ये कर देता ये चीजें आप लोगों के लिए। जब मतलब आप अकल आई सपोर्ट तभी मिल सर। जाएगा। बिल्कुल, अब सपोर्ट मिल जाएगा। वेरी गुड यार। ठीक है, अब ये हो गया इसी टेक्निक का पार्ट 1। अब ये इसका इसी का पार्ट 2 देखिए क्या है। जैसे अब तनु जी कह रहे हैं अब तो शादी हो गई, अब शादी हो गई, मान लो तनु जी आपका जन्म का जो दशा शुरू हुई थी सबसे पहली, वो बताइए कौन सी थी, प्लेनेट कौन सा है। सैटर्न ही है जी, मैं भी वही हूँ, अनुराधा ही हूँ। अच्छा, आप भी अनुराधा ही हैं। हम्म। सैटर्न, सैटर्न के बाद आया आपका अ, क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया। मरकरी। मरकरी। मरकरी, हाँ मरकरी। देखा, सपोर्ट की जरूरत है ना मुझे। मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, एंड देन जुपिटर।
अब एक नॉर्मल सी चीज देखें तो इनका जो हमने बोला था कि फीमेल चार्ट में हस्बैंड इज हस्बैंड इज मार्स। हम्म। 1 2 3 4 5 6 7, कौन से तारा पे आ रहा है? 7th। 7 तारा पे आ रहा है। अब 7 तारा किस चीज का है? अच्छा नहीं है। इट्स नॉट अ गुड तारा। नहीं। तो इनका तारा मैच नहीं हुआ। अब पंडित जी को बोलो भाई पंडित जी ये तो मैच नहीं हुआ और शादी फिर भी होगी। यहां पर बट मतलब ये है कि ये 7th तारा में तो आ रहा है। अब इसके पदा होते हैं आगे, मैं इसको आपको यूनिवर्सल टेक्निक बता रहा हूँ, इसके पदा भी आगे होते हैं। बट अगर मार्स यहां पर आ रहा है, 7th में आ रहा है इनका, तो ये क्या करते होंगे इनके साथ? सोचो। वध का मतलब क्या है, नैथन का मतलब क्या है? कोई शेयर करना चाहेगा अपनी ओपिनियंस की भाई वध और नैथन से हम क्या समझते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि तनु जी को ये वध नैथन है तो व्यक्ति इनको रोज पीटता होगा, मारता होगा और ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। भाई बहुत साल हो गए, मैं भी जानता हूं उनको, इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो ऐसा तो नहीं कह सकता, कहीं मिल गया तो बहुत पीटेंगे। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, और है भी नहीं। नहीं, है भी नहीं। बट कहीं ना कहीं ना, कहीं ना कहीं ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं नैदन, इसको हम ऑब्स्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, या एक तरह का क्या बोल सकते हैं, एक बैरिकेडिंग बोल सकते हैं। हम्म। वो इनके लाइफ में इनसे, इनके हस्बैंड से जरूर रहती होगी। इतना जानना काफी है, बाकी हम पन्ने नहीं खोलेंगे, इतना जानना काफी है। तो यहां आप ना एक अपनी लाइफ में अपने रिलेटिव को पहचान सकते हैं कि फलाना रिलेटिव हमारे लिए क्या है। आपका ब्रदर सिस्टर क्या है? ब्रदर कौन है? छोटा ब्रदर मंगल है, बड़ा ब्रदर सैटर्न है। हम्म। फादर मदर कौन है? उनका नक्षत्र कौन सा आ रहा है, आप अपने जन्म नक्षत्र से काउंट करेंगे तो वो काम करते होंगे। अब इन्हीं के नक्षत्र में इनका बेटा, फर्स्ट जो मेल चाइल्ड है दैट इज सन, 1 2 3 4 5, पांचवें में आ रहा है। पांचवें का मतलब क्या है यहाँ पर? पांचवा तारा किस चीज का है? अच्छा है। अच्छा। गुड है। बट अमित एक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ जी। जैसे अभी तो आप इसको ऐसे काउंट कर रहे हो सीरीज में, जी सीक्वेंस जी में। जी जी। बट माई कंसर्न कि सपोज मेरा बेटे का नक्षत्र उस प्लेनेट में आ ही नहीं रहा है सन में, इन दैट केस। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हम अभी इसको एज ए यूनिवर्सल देख रहे हैं क्योंकि हमेशा हमारा एक पास जो अच्छा चीज ओके, है यूनिवर्सल देख रहे हैं, ओके यूनिवर्सल देख रहे ठीक हैं। है। बट अगर हम उसको एज इट इज देखेंगे कि आपका जन्म नक्षत्र, जो मैंने अभी पहले टेक्निक बताई थी मेल और फीमेल को मैच करने की, दैट विल हम्म। बी द टेक्निक जो 100% नहीं 1000% रिलाई होती है मैच मेकिंग में हम्म। भी, आपकी संतान से भी, आपके पति से भी, आपके अड़ोसी पड़ोसी से भी, सबसे। आपका नक्षत्र क्या है, उनका नक्षत्र क्या है, काउंट कर लीजिए वो किस नक्षत्र टेबल में कहां पर आ रहा है। 100% ठीक। रिलाई, 100%। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, एनीबडी, एनी डाउट, एनीबडी, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। आगे हमारी टेक्निक थर्ड क्या कहती है? थर्ड टेक्निक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, हमारी दशा कैसी जाएगी, हाउ विल बी आर दशा। अब यहां पर कोई ऐसा है कि जिसको ये ना पता हो कि मेरी दशा कौन सी चल रही है, कैसे देखते हैं दशा? एनीबडी? किसी को ना पता हो कि दशाएं कैसे देखते हैं, सो दैट हम उस हिसाब से उस चीज को आगे लेंगे। सभी को पता है दशाएं कैसी हैं? तो आधे लोग तो मतलब बिहाइंड द कर्टन्स है ना, पता ही नहीं है कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। हालांकि आज की रात सोने की नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, आप सब लोगों को पता है कि आपकी दशाएं कौन सी चल रही। तो जब दशाएं चलती हैं, अगेन हम उस पे चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। जब भी दशाएं चलती हैं हम दशा को देखते हैं कि हमारा जो जन्म दशा है या जन्म तारा है, अगेन हम ले लेते हैं अनुराधा। अनुराधा का जो प्लेनेट है दैट इज सैटर्न। सैटर्न की हमने सीरीज बना ली। अगेन सैटर्न के आगे कौन है? सैटर्न के आगे मरकरी है, देन केतु है, देन वीनस है, देन सन है, देन मून, देन मार्स, देन राहु एंड जुपिटर।
अब सपोज किसी व्यक्ति की महादशा चल रही है वीनस की। अब यहां से आप देखेंगे 1 2 3 और 4, चौथा तारा एक्टिव हो गया। कौन सा है चौथा तारा? द शेम तारा, मीन्स द प्रॉस्पेरिटी। बोल दीजिए कि भाई दशा अच्छी जाएगी। वीनस की दशा 20 महादशा, तो क्या 20 साल बहुत अच्छे जाएंगे? नहीं, एक जैसे नहीं जाएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे, ग्राफ बढ़ेगा गिरेगा छूटेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लाइक एन ईसीजी, ऐसे रहेगा। तो वो क्या चीज कहती है हमें, जब हमें यहां बता दिया कि शेम तारा की दशा शुरू हो गई, तो अच्छी जानी चाहिए। यस, अच्छी जानी चाहिए, शुरुआत अच्छी होगी, नो डाउट, शुरुआत अच्छी होगी, अच्छी जाएगी। लेकिन कब कैसे क्यों क्या क्या होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो टेक्निक है, ये एमडी पे, एडी पे, पीडी पे, सूक्ष्म दशा पे, प्राण दशा पे, सब पे लगेगा। सब पे लगेगा मतलब सब पे लगेगा, 100% लगेगा और काम करेगा। अब इसके लिए आपको देखना क्या है, मैं आपको एक चार्ट शो कर रहा हूं, उस चार्ट से आप देख के थोड़ा सा हेल्प कीजिए मेरी भी, कि कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप नव तारा के अंदर कुंडली के भाव को समझिए कि कुंडली का भाव हमें कहना क्या चाह रहा है। ये देखिए, ये कुंडली है, सबको पता है ऐसे कुंडली बनती है। अब इस कुंडली में हर भाव के अंदर आप ये लिख लीजिए, फर्स्ट इज जन्म, सेकंड इज संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्रा, अतिमित्रा, अगेन जन्म, संपत, विपत। बस, सिंपल सी, एज सिंपल एज दैट। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ही नहीं। ये बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये एक एक छोटा सा एग्जांपल है। छोटा सा एग्जांपल क्या है? 5 नंबर लगन की पत्रिका है। यहां पे हमने देखना है कि वीनस की दशा चल रही, अभी स्टार्ट हुई वीनस दशा। वीनस बैठा हुआ 12th हाउस में, और कोई प्लेनेट के बारे में हमने डिस्कस नहीं करूंगा। यहां पर आप सभी बुद्धिजीवियों की एक एक विचारधारा होगी कि दशा कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। सिर्फ देख के ये बताइए, अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? अच्छी जाएगी। अच्छी जाएगी। चलो, और कोई? अच्छी जाएगी बुरी जाएगी? सो जाएगी, क्योंकि सो सो थर्ड लॉट भी हो गया है ना, इसीलिए। देखो, अभी हम उस पे जा ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ नवतारा पे बात कर रहे हैं। हमें थर्ड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड कोई लेना देना नहीं है, 11th लॉर्ड कोई लेना देना नहीं। तो ठीक। अच्छी नहीं जाएगी। अच्छी नहीं जाएगी। देखो, नहीं सबसे जाएगी। सबसे स्मार्ट है तनु जी, इन्होंने कहा सो जाएगी, अच्छी गई तो सो आ गया, और बुरी गई तो दूसरा सो आ गया। समझो बात को, थोड़े डिप्लोमेटिक आंसर दो ना, ताकि केस और थोड़ा स्ट्रांग बन जाए हमारा। पर तनु जी से कुछ सीखना पड़ेगा हमें। आपके साथ डिप्लोमेसी थोड़ी चलेगी। वो तो क्लाइंट के साथ है। देखो, सबसे पहले आपने देखना यही है कि जिस प्लेनेट की दशा शुरू हो रही, वो दशा नव तारा में कौन से प्लैनेट कौन से नंबर पे आ रहा है। नव तारा में पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, पांचवें पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवें पे, राइट। अगर वो छठे पे आ रहा है, साधक पे आ रहा है, अच्छी जाएगी। आठवें पे, नौवें पे आ रहा है, बहुत अच्छी जाएगी। दूसरे पे आ रहा है, अच्छी जाएगी। चौथे पे आ रहा है, अच्छी जाएगी। 3 5 7 पे आ रहा है, बहुत बुरी जाएगी। 1 3 5 7 आ रहा है, तो अच्छी नहीं जाने वाली। बस इतना सा कंफर्म्ड हो गया। अब इस केस में सपोज करो वीनस जो है ना, वो प्रत्यारी तारा में आ रहा है, प्रत्यारी आ रहा है यहां पे। सपोज वीनस की दशा यहां जा रही, सपोज,
प्रत्यारित मतलब नवतारा में, वहां जाएगी। अब हमने देखना यह है कि इस समय पर, आज की डेट में, अभी ये दशा शुरू हुए किसी के 5 साल हो गए और वो 50 ज्योतिषियों के पास होके आ गया जी मेरी दशा वीनस की चल रही है, मेरे को फलाने ने कहा तेरा वीनस ऐसा है अच्छी जाएगी, दूसरे ने कहा तेरा वीनस पिटा हुआ तेरी कैसी जाएगी, तीसरे ने कहा अरे बहुत बढ़िया जाएगी, तू गाड़ी बंगला पैसा बनाएगा, चौथे के पास गया वो कहता जी तू तो बैंकरप्ट हो जाएगा, पांचवें के पास गया कहता जी उसको तो कह रहा मैं पागल हो गया मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या करें। तो द टेक्निक ये कहती है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो नव तारा वीनस आपके जन्म तारा से कहां पर आ रहा है, आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। सपोज यहां पे वो इसमें आ रहा है, हमने कर लिया। अब ये देखना है कि इस समय पर जो वीनस है वो कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अभी ये देखना है कि अभी जो वीनस है वो कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है। जिस नक्षत्र में वो गोचर कर रहा है उस नक्षत्र को नोट कर लीजिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लीजिए। अपने जन्म नक्षत्र से, अपने जन्म नक्षत्र से उस गोचर वाले नक्षत्र को काउंट कर लीजिए जिसमें अभी शुक्र चल रहा है। आपको अभी के रिजल्ट वैसे ही आएंगे। अब वो जन्म तारा में हो, वो संपत में हो, वो विपत में हो, वो क्षेम में हो, वो प्रत्यारी में हो, वो साधक में हो, वो वध में हो, वो अति मित्र में हो, या वो मित्र में हो, आपको वही रिजल्ट आएंगे। चेक करके देख लीजिए जिस जिसके पास अपने टूल्स है। एक बार इसको अब चार्ट हाँ पे जी, बता देंगे सर प्लीज। हाँ जी, सर एक बार ये इस पे जो चार्ट लगा हुआ स्क्रीन पे इस पे थोड़ा सा समझा देंगे, क्लियर नहीं हुआ सर ये। मैं आपको किसी की कुंडली लगाकर प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल बता देते हैं। जिसको अपना पता हो कि कौन से नक्षत्र में इस टाइम मेरा प्लेनेट चल रहा है गोचर वाला जो दशा का है, वो बोल दीजिए अपनी पत्रिका। एनीबडी हु नोज द सिस्टम प्लीज। अपनी बर्थ डिटेल बोल दीजिए। तनु जी आपको पता होगा, बता दीजिए। हाँ, बस मैं ये चेक ही कर रही थी कि अभी ट्रांजिट में जो एक्चुअली मेरी भी वीनस की चल रही है, हाँ तो तो मैं उसका बता दीजिए, नक्षत्र देख रही थी। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। शिल्पा जी दिस सॉफ्टवेयर स्पेशली जो है ना वो टेक्निक वो आपको बताने के लिए, अब शिल्पा जी है ना यहाँ पे। सर जी। हाँ तो वो टेक्निक जो चीज थी वो अब यहाँ आपके लिए आ रही। हाँ जी, तनु जी प्लीज बताइए बर्थ डिटेल्स अपने। हाँ, 27 नवंबर नवंबर, जुलाई, अगस्त, नवंबर, 27 नवंबर। 1981। ठीक है जी। टाइम? मॉर्निंग का है 7:45। कौन है भाई पैदा हुआ आप बताओ। देख लो, हाँ दो भी जी, कंफ्यूजन है, 48 भी हो सकता है, 45 भी। कोई बात देख नहीं, लो, 45 ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पशन कर लेंगे, कोई बात 45 से 55 में ही आ गई मैं। नहीं। देखो लेकिन वो फिर बीटीआर करने में टाइम लग जाएगा। सिटी नेम प्लीज। मेरठ। यही पत्रिका ना आपकी? हाँ जी, चलो, बिल्कुल। अब इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम जन्म तारा पे चले जाते हैं। हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक पे जाने के बाद नव तारा फ्रॉम मून, शिल्पा जी दिस इज स्पेशली फॉर यू। नव तारा फ्रॉम मून, ये आ गया। अब यहां देखो इनका जो टेबल है ना वो बना बनाया आ गया। ये लिखे हुए हैं तारा, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, नैदन, मित्र, परम मित्र। इनका जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र में, दिस इज अनुराधा नक्षत्र। लॉर्ड उसका सैटर्न है। अब यहां से अगर आप देखो तो वीनस कहां पर आ रहा है इनका, 1 2 3 4 शेम में आ रहा है। वीनस कहां आ रहा है इनका? शेम में आ रहा है। हम्म। शेम मीन्स गुड, गुड, प्रॉस्पेरिटी। हम्म। प्रॉस्पेरिटी। इनको मिली भी होगी, कोई बड़ी बात नहीं। हम्म। ठीक है, अब इस टाइम पे ट्रांजिट में वीनस कहां चल रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा।
अब मैं इसमें लगाऊंगा तो सिस्टम मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा इतना फ्रेंडली नहीं है। आप गूगल पे डाल लीजिए दिस टाइम वीनस कौन से ट्रांजिट में चल रहा है। आपने निकाला होगा तनु जी, कौन से ट्रांजिट में अभी, कौन से नक्षत्र में गोचर अ, कर रहा है? शनि के उत्तर भाद्रपद में। उत्तर भाद्रपद में चल रहा है। यहाँ देखो, अब यहाँ उत्तर भाद्रपद कौन से तारा में आ रहा है, मुझे ये बताइए। जन्म में उत्तर ही है। भाद्रपद कौन से तारा में आ रहा है? जन्म में आ रहा? हम्म जन्म में आ रहा ना? हम्म। तो जब से ये उत्तर भाद्रपद में आया होगा, ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। करेक्ट है? रिलेटेड बस। टू हेल्थ देगा ना दिक्कत कुछ? यस, ऐसा आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, ओके। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हम्म हैं। दिस इज द टेक्निक। हम्म। अब आप अपनी प्रत्यंतर दशा को बोलिए, अंतर दशा को छोड़ो, प्रत्यंतर दशा को बोलिए। उसकी है केतु, सॉरी लेट मी सी, आई थिंक केतु ही है। आपको बात नहीं, आराम से बट चेक कर लीजिए, अभी हमारे पास है 40 मिनट्स हैं। अब आप पूछ रहे हो मुझसे पीडी का, है पीडी ना? पीडी, बिल्कुल पीडी पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक पीडी क्लाइंट पे आया। निकल। एडी पे हम्म। क्या करना, जाके व्यक्ति आपके पास आया और आपने, उसने बोला जी बताओ। आपने कहा क्या बताऊं? उसने कहा जी बताओ किस लिए आया हूं। तो आप क्या ओके। कहोगे? मैं कोई जादू मंत्र थोड़ी जानती हूँ, लेकिन ये अगेन जादू मंत्र ही वीनस। है। अगेन वीनस। अगेन वीनस। लो, वीनस क्या चल रहा है अभी? वही उत्तरा भाद्रपद। क्या ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं आपसे? हम्म बस, दिस इज द टेक्निक, दिस इज द टेक्निक ओनली। और जितने दिन वीनस उत्तर भाद्रपद में रहेगा आपको प्रॉब्लम होगी। जिस दिन ये यहां से चेंज कर जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब व्यक्ति आपके पास आएगा तो वो पीडी को लेकर आएगा ना। करेक्ट। पीडी को देखोगे तो पीडी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की चलेगी, राहु की 5 महीने भी चलती है। तो व्यक्ति आएगा हम्म आपके पास, मेरा ये, आप कहोगे, आप उसकी सीधा पीडी चेक करो, कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उस गोचर को उसके नवतारा से कैच करो। भाई प्रॉब्लम चल रही है, हाँ चल रही है, इतने दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी, बात खत्म। ऐसे ही आप पीडी के बाद सूक्ष्म दशा को भी पकड़ सकते हो, प्राण दशा को भी पकड़ सकते हो कि अभी क्या चल रहा है। प्राण दशा बताइए, अपनी सूक्ष्म दशा बताइए कौन सी चल रही है पीडी के बाद। मैं बताती हूँ अभी, एक सेकेंड। बताना है, बताना नहीं है। हाँ हाँ बता रही। आज डेट क्या है? 26। ओके। मेरा चल रहा है राहु। राहु। हम्म। तो यहां से सबसे पहले राहु देखो आ कहाँ रहा है आपका। राहु राहु आ रहा है मित्र में। मित्र। मित्र में आ मित्र रहा में। है, चलो। हम्म। अब राहु गोचर कहाँ कर रहा है अभी? बताती हूँ। अभी राहु गोचर कहाँ कर रहा है, कौन से ट्रांजिट में, कौन अगेन से? अगेन वही उत्तर भाद्रपद में सब कुछ वेरीफाई हो रहा है। सब कुछ वेरीफाई हो रहा, 100% करेक्ट हो रहा ना। सही सही बिल्कुल शनि के नक्षत्र में ही है। दिस इज द ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ नवतारा पद्धति। और ये हम्म अभी हमने नवतारा पद्धति का सिर्फ 10% किया, सिर्फ 10%। इसी हम्म। को आप व्यक्ति के चार्ट में वास्तु के हिसाब से लगा सकते हो। अच्छा, वो भी बताएंगे अभी आप कैसे? नहीं, वास्तु को इसमें हम लेक्चर में नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। ओके। वो बहुत ठीक है। बड़ा है। उसको हम ले सकते हैं, उसमें सिर्फ हमें मित्र और अति मित्र को यूज करना होता है बस। लेकिन वो टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहां पर अगर किसी और को अपनी चार्ट पे लगाकर ये देखना हो कि ये टेक्निक मैच कर रही है या नहीं, प्लीज वो अपना चार्ट बताएं, और जो उनका प्लेनेट देखना है, कौन सी दशा का, उसका ट्रांजिट उनको पता होना चाहिए। कोई और देना चाहे तो प्लीज, ताकि फिर हम इसके बाद अपने रेमेडियल पार्ट पे चलेंगे, जो आज का हमारा मेन पार्ट है। क्योंकि रेमेडी सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, रेमेडीज मिलेंगी, रेमेडीज मिलेंगी। शिल्पा जी, आपको वो जन्म तारा वाला सिस्टम आ गया ना? हाँ कैलकुलेट हो जाएगा, इजी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। सॉफ्टवेयर फ्री का है, सॉफ्टवेयर फ्री का है। बहुत कैलकुलेशन इजी फ्री हो की गया, है, मैंने तो एक्सेल शीट बना दी थी। जरूरत नहीं है। नहीं। कैलकुलेशन फ्री की है, सॉफ्टवेयर फ्री का है, हाँ। टेक्निक भी फ्री की है। ये आज महादेव का प्रसाद है। ग्रेट। इस चीज को अब आप समझो कि आप, किसी का कोई अच्छा समय नहीं चल रहा, आपने देखना क्या है उसके अंदर, आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम पीडी दे रही है, एडी दे रही।
इतना तो पता है। साल की प्रॉब्लम है तो एडी है, दिनों की प्रॉब्लम चल रही है पीडी दे रही है। पीडी का नक्षत्र गोचर करता हुआ कौन है? पीडी का प्लेनेट, सपोज किसी का प्लेनेट इस टाइम पे सन है, गोचर कर रहा है किसी प्लेनेट नक्षत्र में, उस नक्षत्र को पकड़ो। जितने दिन सन उस नक्षत्र में रहेगा उस प्रॉब्लम से आप जूझोगे, जैसे ही वो नक्षत्र चेंज करेगा आपकी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। क्यों? क्यों चेंज हो जाएगी? क्यों चेंज हो जाएगी ये समझो। क्योंकि वो नव तारा पद्धति में आपके उस तारा की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो 5वें में चल रहा है प्रत्यारी में, तो अगली बार वो साधक में आ जाएगा। साधक के बाद फिर वो प्रॉब्लम में कहा जाएगा? जब वो वैद्य में चला जाएगा, वध में चला जाएगा। फिर उसके बाद कहा जाएगा जब वो मित्र और अति मित्र में आ जाएगा। आपको वाह प्रभु, यही देना था तो पहले क्यों नहीं दिया। लेकिन जब तक पीड़ा नहीं मिलेगी तब तक खुशी की कीमत नहीं पता लगेगी। ये नवतारा पद्धति हमें ये बताती है। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, अच्छा है सर, टेक्निक तो भी लगाएंगे तब पता चलेगा। ओहो, आपने तो वो बात कर दिया। ठीक है, दिखा रहे हो, ठीक है, यूज करेंगे तो पता लगेगा। पर इट्स लाइक कि हम लोग एक मॉल में गए हैं और वहां पे हम एक ब्रांडेड शोरूम में गए हैं जैकेट देखने के लिए। हाँ, देखने में तो ठीक लग रही है, पहनेंगे तो पता लगेगी कैसी है। नहीं, वो हस्बैंड का तो मैंने लगा लिया, तो उसका गारंटी तो मुझे हो गई कि ठीक है, मतलब सही है। ओहो, इतनी बात अपनी आपकी हो गई फिर भी आप ऐसे ही कह रहे हो लगाएंगे तो ठीक है। ऐसे ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। आप लोगों से तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। टेक्निक काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। किसी और को, जो भी यहाँ पर मित्रगण बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, अगर किसी को कुछ इसमें इशू है तो प्लीज यू कैन आस्क फ्रीली। और अगर किसी को कुछ अपनी कुंडली पे देखना है तो प्लीज, ताकि फिर हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे चले। नेक्स्ट पार्ट पे चलें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। कोई नहीं कर रहा रिस्पॉन्ड, ठीक है, थैंक यू। अब जो पार्ट आ रहा है दैट इज द रेमेडियल पार्ट। अब नवतारा पद्धति को ना, जो हमने अब तक पढ़ा है, इसको आप थोड़ा सा अपने आईक्यू लेवल पे एक्सप्लोर करोगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। डे वाइज यूज कर सकते हो, दशाओं पे यूज कर सकते हो, हर चीज। प्रॉब्लम कब तक रहेगी उसमें आपको एक चीज जाननी है कि कौन सा प्लेनेट कितने दिनों तक एक नक्षत्र में ट्रांजिट करता है। जैसे सैटर्न 400 दिन तक एक उसमें ट्रांजिट करता है, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, वो चीज आपको मिल जाएगी। कौन सा प्लेनेट कितने दिनों तक ट्रांजिट करता है गोचर में। अब किसी का शनि आ गया और शनि 400 दिन तक गोचर कर रहा, तो बोल देना भाई 1 साल आराम से बैठ जा। 1 साल से पहले तेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। जब वो अपना गोचर चेंज करेगा तब वो चीज होगी। तो यहां पर एक आउटकम निकल के आता है क्या, जो मैंने इन सब में बैठे हुए एक व्यक्ति से डिस्कस किया था। मैं आज सब आप लोगों के सामने वो फाइंडिंग शेयर करता हूं कि आप कुंडली का D1 पढ़ लो, आप कुंडली का D9 पढ़ लो। जब तक आप ट्रांजिट को नहीं पढ़ोगे आप कुंडली के आउटकम पे नहीं आ सकते। दिस इज 100% करेक्ट। आप D1 देख रहे हो ना, D1 आपको बताएगा आपका बॉडी स्ट्रक्चर, प्रोमिसेस बताएगा आपके चार्ट के, ये है ये है ये है ये है ये है ये है ये। दशा आएगी तो ये होगा, लेकिन वो भी कब? फिर आप कहोगे जी नवांश में देखते हैं। नवांश ही बताएगा जब दशा होगी तब। लेकिन नवांश से हम ये नहीं जज कर पा रहे हैं कि हमें ये घटना कब तक झेलनी पड़ेगी। ये ट्रांजिट हमें इसी पद्धति के द्वारा पता लगेगा। आप ट्रांजिट लगाओ, ट्रांजिट पे जितना खेलोगे, जितना ट्रांजिट को यूज करोगे, आपकी प्रोडिक्शंस 100% करेक्ट जाएंगी। 100% करेक्ट। और आज तो रेमेडीज भी ऐसी मिलने वाली हैं कि जो ईश्वर की कृपा आज तक नहीं हुई ना, वो शिल्पा जी ने कृपा करी थी, जिसकी वजह से आज रेमेडीज आ रही हैं। सीरियसली आई रियली थैंक्स टू शिल्पा जी, जिन्होंने उस चीज के लिए बोला था और आज इस चीज पे हम आ रहे हैं। अब रेमेडियल पार्ट पे चलते हैं, रेमेडीज क्या है। रेमेडीज भी यहां पर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। और मैं कहूंगा ये रेमेडी है ही नहीं, ये आपके नित्य कर्म का एक पार्ट है। वो पार्ट जिसको 27 पद्धतियों में बांट दिया गया है। हमें ज्योतिष के अंदर एक चीज समझाई जाती है कि जो भी चीज इस धरती पर आई है वो मेल और फीमेल एनर्जी से बन के आई है। कुछ भी चीज की उत्पत्ति मेल और फीमेल से होती है।
और जहां पर ये चीज आती है वहां पर उसका आंसर आता है मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू शिवलिंग। उससे बड़ी कुछ नहीं। किसी को ज्योतिष में कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी एस्ट्रोलॉजर की समझ में नहीं आ रही, किसी भी पंडित की कुछ समझ में नहीं आ रही, बड़े से बड़े ज्योतिष की, छोटे से छोटे ज्योतिष की, हमारे जैसे बेवकूफों की समझ नहीं आ रही है। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग को पकड़ लो। सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग को पकड़ लो, एंड आई रियली मीन इट। मैं ये चीज अगर आपको बोल रहा हूं तो किसी किसी ठोस सबूत के कारण बोल रहा हूं। अब लोगों ने इसको कहां पर कैसे रेमेडियल बना दिया मुझे नहीं पता, बट इट इज नॉट अ रेमेडियल पार्ट। फिर भी समझाने के लिए मैं रेमेडीज पे जा रहा हूं। जब आप शिवलिंग की पूजा करना शुरू करते हैं, आपको वो एनर्जीज मिलती हैं जिस एनर्जीज के चलते आपके कर्म, आपके जो कर्मों के बुरे प्रभाव हैं वो कटने शुरू होते हैं। क्योंकि शिवलिंग की एनर्जी बहुत हाई है। शिवलिंग है क्या? इट इज अ न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर। तभी शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल निकलता है, हम उसको क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारी एटॉमिक पावर्स होती हैं। व्हेन समबडी क्रॉसेस दैट जलाधारी, वो एटॉमिक पावर्स उसकी बॉडी में जाकर उसकी बॉडी को उथल पुथल कर देती हैं। मेंटली डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आ जाती हैं, और भी चीजें आ जाती हैं। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों स्त्रियों को बोला जाता है कि आपको शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए? इसके पीछे जो प्रमाणिक रूप से बात कही जाती है वो ये है, क्योंकि एक स्त्री, एक फीमेल चलती फिरती ऊर्जा का कारक है। चलती फिरती ऊर्जा का कारक है। अभी हमने अपने कोर्स में कल और परसों में 2 दिन पढ़ा था गृह वास्तु, जिसके हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था? शिव एंड शक्ति। शिवा शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो जो शक्ति है ना, वो शक्ति है जिसको आप स्त्रियों को ईश्वर ने प्रदान किया है। स्त्री के अंदर खुद एक ऊर्जा है, और भगवान शिवलिंग ऊर्जा का स्रोत है। जब एक हाई वोल्टेज से हाई वोल्टेज मिलेगी तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट किस में होगा? भगवान शिव में तो नहीं होगा ना। वो ब्लास्ट आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी बॉडी में होगा। किस फॉर्म में होगा? अर्थराइटिस पेन्स, जॉइंट पेन्स, नर्वस सिस्टम में कुछ इश्यूज, एज के साथ साथ उंगलियों का ऐसे मुड़ जाना, पेन हो जाना, ये सब चीजें तभी आती हैं। हमारे गुरुजी ने भी ये बात बोली थी, मैं भी आपसे यही बात दोहरा रहा हूं कि जब भी आप किसी स्त्री को देखो जो शिवलिंग को टच कर रहा है, शिव वाले को टच कर लो, जो ऐसे हस्तकमल है माता पार्वती का, उसके ऊपर शिवलिंग है, आप इसको टच कर लो, लेकिन शिवलिंग को टच मत कीजिए। शिवलिंग इज एटॉमिक पावर, और आप खुद एनर्जी का संचार हो। आपके अंदर खुद बहुत बड़ी एनर्जी है। शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिवलिंग जो है वहां पर ठंडे रहें। जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि न्यूक्लियर पावर जो एनर्जीज हैं वो ठंडी रहें। धतूरा, भांग, बेलपत्र इसीलिए चढ़ाए जाते हैं, वो ठंडा करते हैं। और जब शिवलिंग पे क्या नहीं चढ़ता? शिवलिंग पे रोली नहीं चढ़ती। रोली, कुमकुम जिसको बोलते हैं, नहीं चढ़ता। लाल चंदन चढ़ता है, चंदन। रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि वो एनर्जी का कारक है, विस्फोट पैदा करती है, इसीलिए बोला जाता है। चलो अब कम टू द पॉइंट कि हम इसको कैसे रेमेडियल पार्ट पे देखते हैं। शिव जी का जब भी आप रुद्राभिषेक करवाते हैं, बेसिकली शिव जी की पूजा में मेन चीज है क्या? शिव जी की मेन पूजा में आता है रुद्राभिषेक, जो आज शिवरात्रि में 4 पहर में होगा, जिसका मुहूर्त अभी शुरू हो चुका है 6:20 से लेके 9:15, फिर आगे एंड सो ऑन सो ऑन। तो उस समय पे आप करते क्या हो? उस समय पे आप भगवान शिव का जलाभिषेक करते हो। कोई जल से करता है, कोई दूध से करता है, कोई गन्ने के रस से करता है, कोई नारियल पानी से करता है, कोई कैसे करता है, सबकी अपनी भावना। वो जो करने की पद्धति है अभिषेक, रुद्राभिषेक, उसके अंदर 27 तरह की विधियां बताई गई हैं। अब विधि कैसे होती है, वो विधि का मैं आपके सामने टेबल शो कर रहा हूं, उसको देख के आप समझिए। ये है टेक्निक नंबर 4, जिसको हमने नाम दिया है, बट रियली मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, इट इज नॉट अ टेक्निक। ये भगवान शिव की या किसी भी आराध्य की पूजा में, जब हम एकादशी करते हैं तो एकादशी में भगवान विष्णु के लिए भी कर सकते हैं, और नवरात्रों में माँ दुर्गा के लिए भी कर सकते हैं, और जो हमारे पंच देव हैं उनमें हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, वेदर गणपति जी हैं तो वहां पे कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज आती है ध्यान। जब आप पूजा के लिए बैठते हो तो आपको पंडित जी क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप ध्यान लगाओ जिसकी आप पूजा करने जा रहे हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं? फिर कहते हैं आवाहन करना चाहिए, बुलाइए, आइए प्रभु, आपका आह्वान करते हैं। फिर जब वो आते हैं तो उनको आसन दिया जाता है बैठने के लिए, बैठिए प्रभु। फिर पाद्यम यानी कि उनके चरण धोए जाते हैं।
अब ये चीज अगर मैं आपको करूं, अगर सपोज आज हम शिवरात्रि वाले दिन बात कर रहे हैं, तो जब भी आप अभिषेक करने जाएंगे तो सबसे पहले आप नतमस्तक होकर भगवान शिव का ध्यान करेंगे, ये प्रभु आपका ध्यान करते हैं, हमारी पूजा सफल हो ऐसा कृपा कीजिए और आइए। फिर हम आह्वान करते हैं, आह्वान के मंत्र भी होते हैं, वो मंत्र जाप यहाँ पे आह्वान की रेमेडी में बोला गया है। देन आसन, जब वो आते हैं उनको आसन दिया जाता है। कैसा आसन? जब आप शिवलिंग पे जाते हैं ना, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं रुद्राभिषेक में, उसमें आपको वो बोलते हैं कि ये बेल पत्र लेकर आसन दीजिए भगवान शिव को। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग पे पूजा कर रहा तो सबसे पहले शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रखा जाता है एज अ आसन, और वहां शिवलिंग को स्थापित किया जाता है ऊपर ऐसे, ये आसन रख दिया, ये आसन थर्ड रेमेडी। फोर्थ इज पाद्यम, मतलब चरण धोना। जो शिवलिंग की जलाधारी है उसको आप धोइए, चरण मतलब जल डाल के उसको धोइए। फिफ्थ इज अर्घ, अर्घ मीन्स जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। फिर है आचमन, आचमन मीन्स अब यहां ये समझिए ये ब्राह्मण है या स्वयं एक देव चल के आ रहे हैं, तो आप ये समझिए उनको आचमन कराना है। 3 बार शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आचमन 3 बार। उसके बाद स्नान, फिर उनको स्नान कराइए। स्नान के बाद अभिषेक कीजिए। अभिषेक में आप दूध से भी कर सकते हैं, दही से भी कर सकते हैं, शहद से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं, शक्कर से भी कर सकते हैं, पंचामृत जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रतिष्ठा, फिर साफ करके उनको जहां मंदिर में आप प्लेस करते हैं वहां पर प्लेस कीजिए। अगर आप शिवालय मंदिर में जा रहे हैं तो वहीं प्लेस है, तो फिर वो प्रतिष्ठा हुई हुई है। फिर उसके बाद आपने प्रतिष्ठा में क्या करना है? प्रणाम करना है, क्लीन करके। फिर उसके बाद वस्त्र अर्पण करना है, उनको वस्त्र अर्पण कीजिए। वस्त्र के बाद आप उनको यज्ञोपवीत दीजिए। यज्ञोपवीत मीन्स जनेऊ, जो हम जनेऊ डालते हैं, जैसे मेल्स डालते हैं जनेऊ। अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज कॉल्ड जनेऊ, जो ब्राह्मण डालते हैं, ये जनेऊ उनको अर्पण कीजिए। फिर जनेऊ डालने के बाद आप उनको, जैसे हम बॉड तैयार होते हैं वैसे सेम प्रोसेस है, अगर आप समझें तो। हम नहा के निकले, स्नान करवाया, स्नान करने के बाद हमने अपनी बॉडी को पहुंचा, बॉडी पहुंचने के बाद हम अपने ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े होकर अपनी ड्रेसेस निकाल रहे हैं, हमने अपने ड्रेसेस डाली, फिर हमने यज्ञोपवीत डाला, फिर हमने डीओ लगाया। भाई बॉडी ऑर्डर ना है, हम डीओ, आजकल डीओ के फॉर्म्स है ना, कोई रोल ऑन लगाता है, कोई वो लगाता है डीओ बॉडी ऑर्डर, कोई वो वैक्सिंग वाले डीओज लगाता है। तो यहाँ पे गंध, गंध मीन्स इत्र लगाइए प्रभु। इत्र लगाने के बाद अक्षत दीजिए। अक्षत मीन्स बिना टूटा हुआ चावल, खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल, उसको हम अक्षत बोलते हैं। अक्षत देने के बाद पुष्प अर्पण कीजिए, फूल, डिफरेंट प्रकार के फूल जो पूजा में यूज होते हैं। फिर उसके बाद जब आपने पुष्प दे दिया तो यहां पर अगली जो नाम लिखा गया दैट इज अष्टोत्तर नाम। अष्टोत्तर नाम मीन्स भगवान शिव के या जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं 108 नाम बोलने चाहिए। वो 108 नाम की एक अष्टोत्तर शतनामावली आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, आप वहां से ले सकते हैं। उसमें हर देवी देवताओं के 108 डिफरेंट नाम है, हनुमान जी के, विष्णु जी के, राम जी के, बगलामुखी, तारा देवी, महालक्ष्मी जी, दुर्गा देवी, जिस भगवान शिव के जिसके आप नाम जपना चाहें 108 नाम है। वो आप 108 नाम भगवान के हाथ जोड़कर वो जपें। फिर धूप दिया जाता है, धूप के दर्शन की, जैसे कहते हैं धूपम दीपम दर्शयामी। अगर आप किसी ने हवन करवाया हो तो ब्राह्मण यही बोलते हैं धूपम दीपम दर्शयामी, धूप और दीप दिखाइए। यहां पर धूप अलग है, दीप अलग है। धूप मीन्स वो धूप जिसके अंदर बांस की डंडी ना हो, वो धूप। और दीप मीन्स दिया, घी का, देसी घी का दिया, वो दिखाइए। फिर उसके बाद जब धूप दीप दिखा दिया तो क्या करेंगे? नैवेद्यम। नैवेद्यम मीन्स कुछ अर्पण कीजिए खाने के लिए, जैसे मिठाई, मिठाई वहां देंगे। फिर उसके बाद आप अर्पण करेंगे फल। फल मीन्स फ्रूट, फ्रूट के उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आज शिवलिंग पे जो चढ़ता है वो बेर चढ़ते हैं, आप वहां पर ग्रेप्स चढ़ा सकते हैं, आप वहां पर सेब चढ़ा सकते हो, आप वहां पर कुछ भी जो आपका मन करे भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। भगवान का नाम पशुपतिनाथ है, कुछ भी चढ़ा दो, वो सब खाएंगे। फिर उसके बाद जब खाना खा लिया तो हम क्या करते हैं? अब माउथ फ्रेशनर चाहिए। कहते हैं ना हमारे घर में, सब में, किसी घर गुलकंद वाले पान होते हैं, किसी में वो सारे सौंफ होते हैं, किसी में और अलग अलग तरह के माउथ फ्रेशनर होते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आता है तांबूलम। तांबूलम मीन्स पान, पान अर्पण किया जाता है। पान के पत्ते में इलायची, हरी इलायची और एक सुपारी रखकर वो अर्पण किया जाता है। और इसमें कत्था वगैरह कुछ नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। जो देवी देवताओं को पान चढ़ते हैं एक्सेप्ट हनुमान जी, उसमें सिर्फ सुपारी और हरी इलायची, बस ये रखा जाता है। और हनुमान जी को जो चढ़ाया जाता है उसके अंदर सिर्फ मीठा गुलकंद, हरी इलायची ये डलता है, कत्था और चूना नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। लौंग डलता जरूर। फिर जब तांबूल चढ़ा दिया उसके बाद क्या है? बिल भी पे आपने करना है।
वो है दक्षिणा। फिर भगवान के आगे दक्षिणा दीजिए, जो आपकी समर्थ्य अनुसार है वो दक्षिणा दीजिए। देन आरती, फिर आप आरती करेंगे। कपूर से कर सकते हैं, दिए से कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, वो आरती की जाती है। फिर परिक्रमा। अब शिवलिंग की परिक्रमा आप सब लोग को पता है आधी होती है, तो वो जब एक यहां से यहां वापस आओगे तब वो एक गिनी जाती है, तो वो परिक्रमा करनी। उसके बाद नमस्कार किया जाता है, प्रभु आपको नमस्कार है। फिर पुष्पांजलि दी जाती है मंत्रों के अनुसार, मंत्र पढ़ के ये पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फिर प्रभु से अपनी कामना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। और लास्ट में आता है क्षमा मंत्र। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम नैव जामि न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। ये जो लाइन लास्ट में एक पूरा श्लोक आता है, फिर इस क्षमा प्रार्थना को हमें वहां पढ़ना होता है। ये आपकी एक विधि है, जिस विधि को आज रेमेडी के तौर पे समझाया जा रहा है। ये हमारी विडंबना है, क्योंकि ये एक आपका नित्य क्रम है जिसमें आप एक अपने इष्ट की प्रॉपर पूजा करते हैं। तो प्रॉपर पूजा करने को हम आज रेमेडी के तौर पे कह रहे हैं। मैं वर्ड्स को बार बार रेमेडी कह रहा हूं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग समझिए इसको क्या है। अब इसको हम अपने नव तारा में, यानी कि इस 27 नक्षत्रों में कैसे देखते हैं, 27 नक्षत्रों में कैसे देखते हैं, हमें वो देखना है। अब हमने देखा, किसका देखा अभी हमने, तनु जी के चार्ट में देखा कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। पीडी में भी कर रहा है, एमडी में भी कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, उत्तर भाद्रपद आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे उत्तर भाद्रपद को देखिए वो कहाँ आ रहा है। ये एज इट इज 27 है, ये भी 27 है नक्षत्र। इसलिए भगवान शिव नक्षत्रों को कंट्रोल करते हैं, समझना। अब क्यों करते हैं, नक्षत्र तो हो गए चंद्रमा की वाइफ्स, और चंद्रमा कहाँ है, भगवान शिव के मस्तक में जटाओं में बसा हुआ है, इसलिए उनको चंद्रमौलेश्वर बोला जाता है। कंट्रोल कोई भी कर रहा हो, बीवियां किसी की भी हों, जैसे मर्जी घर चलाए, लेकिन रहेगा वो सुप्रीम पावर के अंडर ही, भगवान शिव के अंडर ही। अब यहां पर उत्तर भाद्रपद यहां पे आ गया। अब आप यहां से काउंट करोगे अश्विनी से, उत्तर भाद्रपद कौन से नंबर पे आएगा, ये 26वें नंबर पे आएगा। यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 चलते हुए यहाँ 10, यहाँ 19 20 21 22 23 24 25 26, 26वें नंबर पे क्या चीज है, प्रार्थना। तो यहाँ ये रेमेडी, सो कॉल्ड रेमेडी को हम ये कह देंगे, लेकिन मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारा नित्य कर्म है। बट ये रेमेडी उतनी ही असरदार है जितना की हिट थ्योरी, जितना की लाल किताब, जितना की कोई और वास्तुशास्त्र, जितना की कुछ भी। आप शिवलिंग पे जाइए, वहां हाथ जोड़कर 5 मिनट प्रार्थना कीजिए भगवान शिव से, भगवान शिव की स्तुति कर लीजिए, कुछ भी ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ये आप प्रार्थना करोगे, आपको अभी के जो नक्षत्र प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो रिलीफ देना शुरू कर देगा 110%। इसीलिए मैंने बोला था अगर किसी और को अपना चार्ट देना है तो वो दे सकते हैं, ताकि हम इस चीज को आगे और किसी के चार्ट पे देख सकें। अब सपोज किसी की कुंडली में इस टाइम धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। धनिष्ठा, धनिष्ठा कौन से नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, 19 20 21 22 23, यहाँ 23वें नंबर पे क्या है, परिक्रमा। आप मंदिर जाइए और परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। जहां परिक्रमा करेंगे आपको अपने आप स्वतः ही भगवान आपकी प्रॉब्लम का निदान दे देंगे। ये 27 नक्षत्र, ये 27 विधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 27 नक्षत्र, ये 27 विधि आपको आपकी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में सक्षम है। अब आप एक चीज देखना, इसको रिलेट करके देखना, यहां तो हमारा सेशन की जो मेन चीजें थी ओवर हो जाती हैं। आप अपनी कुंडली में 3 5 7 तारा को देखना। 3 5 7 कौन सा हुआ, विपत, प्रत्यारी और वध तारा। इनके सामने जो नक्षत्र आ रहे हैं ना, इन नक्षत्रों को उठाना और इसमें से जोड़ना, वो नक्षत्र क्या कौन सी विधि बता रहे हैं, हम वो विधि नहीं कर पाते होंगे ईश्वर की पूजा में। अब इस चीज को मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रात्रि में आज 4 पहर की पूजा होगी,
जो जो व्यक्ति पूजा करे उसमें इस पद्धति को पूरे तरीके से निभाए, ताकि आपके जाने अनजाने जोन सा भी नक्षत्र आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो भगवान शिव की कृपा से टल जाए प्रॉब्लम। ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस दैट मैं ये चीजें आप लोगों से शेयर कर पाया। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो ग्रुप इज ऑलवेज ऑन फॉर यू पीपल, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लीजिएगा। डेफिनेटली इस डिस्कशन का पार्ट बनकर हम इसको आगे और फर्दर स्टडी करेंगे। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी प्लीज, अब जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो पुट कर सकते हैं, बट आई हैव एन अनाउंसमेंट। पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, उसके बाद हाँ। अनाउंसमेंट ये है कि जैसे इस ग्रुप में काफी सारे लोग हैं जो मेरे साथ बहुत फेमिलियर हैं और जानते पहचानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम अमित अरोड़ा है और मेरा जो ये नेटवर्क सिस्टम है उसका नाम है आदित्यम एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के नाम से। अभी हम आने वाले टाइम में 15 मार्च से अपना नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कोर्स को हम प्रश्न कुंडली के नाम से स्टार्ट करेंगे। एंड इट विल बी अ कोर्स ऑफ 10 क्लासेस। और ये वो प्रश्न कुंडली है, मैं गारंटी देता हूं कि अभी तक किसी ने सुनी नहीं होगी फॉर श्योर। तो जो भी अगर आपके मन में डाउट्स हो वो आप मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। जो विलिंग हो ज्वाइन करने के वो वहां पर अपना कंसेंट दे दीजिएगा। जो डिटेल्स होंगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू पीपल वेरी सुन। जी अब बताइए आप क्वेश्चंस प्लीज। सर ये स्क्रीन में जो नक्षत्र का जो पैटर्न है, सर ये हमें यही रखना है ना, इसमें ये अपने। यही रखना है। हाँ। देखो इसमें ना, इसमें थोड़ा सा मतभेद भी है। इसमें आप अपने जन्म नक्षत्र से भी ले सकते हो और अश्विनी नक्षत्र से भी ले सकते रिजल्ट सेम रहेंगे सर? हो, रिजल्ट सेम आएंगे। बट मैंने अश्विनी नक्षत्र से ही देखा है, अश्विनी नक्षत्र से सेम बहुत बेटर रिजल्ट आते हैं जी। अमित जी, जैसे तनु जी ने बोला कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो जी जो उनका चल रहा था, तो इससे ये भी पता लग सकता है कि प्रॉब्लम किसको किस एरिया में हो रही है। मैं इस क्वेश्चन से बचना चाह रहा था लेकिन आपने पकड़ लिया। मैम जब आपका वो ट्रांजिट वाला प्लेनेट गोचर कर रहा होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसलिए इसको स्किप किया था। जब वो प्लेनेट ट्रांजिट करता हुआ किसी नक्षत्र में जा रहा है तो वो नक्षत्र, बट ऑब्वियस है किसी ना किसी राशि में तो आ रहा होगा ना। वो जिस राशि में आ रहा होगा और वो राशि आपके चार्ट में जहां होगी उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये सूत्र दे दिया, अब इस पर वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। इसमें हेल्प मैं आपको ये कर दूंगा कि किस नक्षत्र में कौन सी राशि आती है, वो मैं चार्ट आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो ये जो राशि है ये भी ट्रांजिट से ही पकड़नी है ना, गोचर से ही? नहीं नहीं, सपोज आपका उद्र भाद्रपद है ना। हाँ, सैटर्न हो गया। मैं आपको चीज दिखाता हूँ, रुको। इसमें थी कहां पर थी, इसमें नहीं है, रुको। कहाँ रखी है? इसमें है। ये ये चीज विजिबल है। हम्म। उत्तर भाद्रपद कहां पर आ रहा है? ये रहा। उत्तर भाद्रपद के चारों नक्षत्र कहां आ रहे हैं? पाइसेस में आ रहे हैं। आपके चार्ट में पाइसेस राशि कहाँ है? 5th हाउस में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, यही है। कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि को रूल करता है ये सब लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको हटा दूंगा। मतलब 5th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम। 5th हाउस, यस। अब आप इस चीज को वेरीफाई कीजिए कि इट इज हैपनिंग और नॉट। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। 5th इज योर बुद्धि ऑल्सो। सॉरी टू से, बहुत वो मार तो पड़ेगी। लिखा ही नहीं है। सेशन सेशन के बाद बहुत मार पड़ेगी, मुझे पता है। तो यहां से आप उस चीज को कनेक्ट कर सकते हो और ये कनेक्ट होगा। कहीं अभी हो जाएगा और कहीं थोड़े देर बाद होगा, होगा जरूर कनेक्ट। वो देख बस लेना। वही एक और क्वेश्चन, बस वही था कि जो मानसी जी ने पूछ लिया था कि रेफरेंस पॉइंट अपना जन्म नक्षत्र लेना है
या अश्वनी से ही रखना है आप स्टार्ट? अश्विनी से रख लीजिए, बेटर है। और जैसा कि गुरुजी भी बोलते हैं कि आप इसको कभी भी रोक नहीं सकते, हमेशा आगे बढ़ाते हम्म जाओ। आप जन्म नक्षत्र से लगाओगे तो भी चीज काम करेगी, और ऐसे लगाओगे तो भी काम करेगी, फॉर श्योर काम करेगी। हम्म इस सेशन को देने का औचित्य ये था कि कुछ दिन पहले, आज से, शिल्पा जी और मैं बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ही कुछ टेक्निक है तो हम कर सकते हैं क्या? मैं कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये चीज एक डेली रूटीन है, हम इसको डेली रूटीन में ही करते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो डाली इसी को रेमेडियल पार्ट बना के, तो मुझे वहां थोड़ा सा सनक महसूस हुई कि यार इस चीज को आप रेमेडीज नहीं कह सकते हो, ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस जहां पे आपकी भावनाएं काम करती हैं ईश्वर के प्रति, और वो भावनाओं को अगर आप एज अ रेमेडियल पार्ट दे दोगे तो वो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ सब लोगों को, जितने लोग जुड़ सके, उनसे मेरे को सिर्फ एक ये अवेयरनेस देनी थी कि अगर इस पूजा की पद्धति को आप लोग अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हो तो प्रॉब्लम है कहाँ, सोच के देखो। जो आ भी रही है, ईश्वर उसको अपने आप रास्ता मोड़ देंगे। अब 27 नक्षत्रों से ऊपर तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक नक्षत्र कितने चरण का है? 4 चरण का है। इसी के अंदर जोड़ी घूम रहा है, इसी के अंदर सारा कुछ है। 13 डिग्री 20 मिनट में 4 पद आ गए उसके, 3 डिग्री 20 मिनट पे आ गए। इससे सूक्ष्म लेवल पे और कहाँ जाओगे? जोडियक तो इतना ही है ना, 30 डिग्रीज का। आप नक्षत्र पे बात कर रहे हो 13 डिग्री 20 मिनट, उसके किसी चरण पे जा रहे हो तो 3 डिग्री 20 मिनट, तो वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चरण वाले पार्ट पे आपने थोड़ी सी रोशनी नहीं डाली? मैम अभी रोशनी मत डलवाओ, क्योंकि वो चीज एक्सप्लोड कर जाएगी, वो बहुत बड़ी चीज है। वो जो चरण है ना, वो फिर चरण वास्तु में यूज होते हैं, ओके। एक्टिवेशन में यूज होती हैं वो चीजें, कि भाई हमारे साथ अभी ये चीज चल रही है, व्यक्ति आया, मेरी प्रॉब्लम है, हमने उसका चार्ट देखा और विद इन अ गैप ऑफ जस्ट 5 मिनट्स ओनली आपने उसको रेमेडी देके भेज भी दिया। ये नक्षत्र वास्तु का खेल है, एक्टिवेशन। उसको फिर कभी करेंगे, डिस्कस करेंगे जरूर। ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर आप लोगों ने सपोर्ट की तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेशंस चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो 5th हाउस में तो फर्स्ट किट भी आता है, तो यस, बिल्कुल आता ये है। हम कैसे कहें कि वो प्रॉब्लम में है या वो मतलब बेटर है उसमें है? या तो वो प्रॉब्लम में है या उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, मतलब 5th हाउस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली हो रही होंगी। ठीक है। बिल्कुल हो रही है, कनेक्ट करके देख लीजिए आप, होंगी ओके। चीजें। ठीक है जी, तो आज का सेशन यही था। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे आप लोगों के सहयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। थैंक जय आपका श्री धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। ओके जी। Thank you.